महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है महासागरीय जल का तापमान। इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि महासागरीय जल का तापमान कितना है, महासागरीय जल का तापमान कैसे दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर के अंतर्गत बदलता है। दैनिक तापांतर क्या है, वार्षिक तापांतर क्या है, और यह तापमान जो महासागरीय जल का है वह कैसे महासागरीय जीवों को, महासागरीय वनस्पतियों को और स्थल भाग के समस्त जीवों को प्रभावित करता है। इसके साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि ग्लोब पर यह महासागरीय तापमान कैसे परिवर्तित होता है, तापमान का क्षैतिज वितरण, तापमान का लंबवत वितरण। इसके साथ ही महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि महासागरीय जल का तापमान के स्रोत। महासागरीय जल के तापमान का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा महासागर तक पहुंचती है और महासागरीय जल को गर्म करती है। यह सौर ऊर्जा जो लघु तरंगों के रूप में महासागरीय धरातल तक पहुंचती है, महासागरीय सतह तक पहुंचती है, यह अधिकतम 200 मीटर की गहराई तक जाती है, लेकिन फिर भी यह मात्र 20 मीटर की गहराई वाले जलीय क्षेत्रों को ही गर्म कर पाती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों को या उसके नीचे के क्षेत्रों को गर्म करने के लिए इसके पास अन्य ऊष्मा के स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमको यह जानने की जरूरत है कि महासागरीय जो सतह का तापमान है वह कैसे प्रभावित होता है या कैसे बदलता है, महासागरीय सतह का तापमान क्या है। तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि महासागरीय जो सतह है इसका वार्षिक औसत तापमान 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम फारेनहाइट में इसका करना चाहते हैं तो 63 डिग्री फारेनहाइट संपूर्ण महासागरीय सतह का तापमान। अब इसके अलावा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि महासागरीय जो जल है इसमें या महासागरीय जल का जो तापमान है इसमें परिवर्तन भी होता है। जैसे सूरज की उपस्थिति में जब सूरज की किरणें लघु तरंगों के रूप में महासागरीय सतह पर पड़ती हैं तब तो तापमान इसका बढ़ेगा और सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय में इसका तापमान घटेगा। तो 24 घंटे के अंदर जब महासागरीय सतह पर सबसे अधिक मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, सागरीय जल का तापमान का अगर हम अंकन करेंगे तो उसे हम अधिकतम महासागरीय तापमान की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। हम अगर महासागरीय सतह के तापमान का अगर परीक्षण करें तो पाएंगे कि दिन के समय 12 बजे तापमान तो अधिक होता है, लेकिन महासागरीय जल की सतह का तापमान 12 बजे न होता है। सबसे अधिक या सबसे उच्चतम तापमान दिन में 2 बजे, 2 PM
PM पर होगा, क्योंकि सूरज की किरणें धरातल की सतह पर पड़ती हैं। सतह पर पड़ने के बाद धीरे धीरे महासागरीय जल गर्म होता है, और गर्म होने के बाद जब उसमें गुप्त उष्मा का समावेश होता है, तो गुप्त उष्मा और जो वास्तविक उष्मा होगी दोनों मिलकर के जो है 2 बजे के आसपास या 2 बजे, लगभग 2 बजे तक सबसे अधिक महासागरीय तापमान को विकसित करती है। इसके अलावा जब सूर्यास्त होता है तो सबसे निम्नतम तापमान हमको रात्रि के 4 बजे के आसपास मिलता है। सबसे जो निम्नतम तापमान है वह हमको रात्रि को 4 बजे के आसपास मिलेगा, या 4 या 5 के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है। अब यह जानना जरूरी है कि जो तापमान का उच्चतम स्तर है और तापमान का निम्नतम स्तर है, जैसे तापमान का उच्चतम स्तर दोपहर के बाद और निम्नतम स्तर प्रातःकालीन, इसे हम तापांतर कहते हैं। अब एक दिन में 24 घंटे के अंदर उच्चतम तापमान और निम्नतम तापमान के जो मध्य का अंतर होगा उसे हम दैनिक तापांतर कहते हैं। यह दैनिक तापांतर हम जैसे जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेशों से ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाते हैं वैसे वैसे बदलने लगता है। भूमध्य रेखा के पास दैनिक तापांतर न्यूनतम, ध्रुवीय प्रदेशों के पास दैनिक तापांतर न्यूनतम, लेकिन जो कर्क रेखा, मकर रेखा के प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में दैनिक तापांतर उच्चतम पाया जाता है। इसका कारण है कि ये प्रदेश वर्षा कम होने के कारण, मौसमी प्रदेशों के विस्तार अधिक होने के कारण और स्थानीय पवने, सागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण इन प्रदेशों में तापांतर अधिक पाया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा है वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर एक वर्ष के अंदर, वर्ष के कुछ महीने तापमान अधिक पाया जाता है, कुछ महीनों में तापमान कम पाया जाता है। तो जिस महीने में तापमान अधिक पाया जाता है महासागरीय जल का, उसके अंतर्गत हम जून या जुलाई को सम्मिलित नहीं करते हैं, बल्कि महासागरीय जल का उच्चतम तापमान अगस्त के महीने में पाया जाता है और निम्नतम तापमान महासागरीय जल का जो है वह फरवरी के महीने में पाया जाता है। इसका कारण यह है कि सूर्य की किरणें जब धरातलीय प्रदेशों पर आती हैं या धरातल पर आती हैं तो वह प्रभावित होती हैं धरातल के स्वभाव से, प्राप्त होने वाली सूर्यकांत की उष्मा से, स्थानीय पवनों से, सागर की स्थिति से, आदि कारणों से यह प्रभावित होती है। और प्रभावित होने के बाद जो है महासागरीय जलों का जो तापमान है वह मई जून में न होकर के उच्चतम महासागरीय सतह का तापमान अगस्त के महीने में और निम्नतम महासागरीय जल का तापमान जो है वह फरवरी के महीने में पाया जाता है। अब इसके बाद महासागरीय जल के तापमान को वितरण का कारण जो महासागरीय जल का तापमान है उसके वितरण का कारक क्या है?
भूमध्यरेखीय प्रदेशों में सबसे अधिक तापमान होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें सबसे लंबे समय तक लंबवत रूप से चमकती हैं। इसके अलावा ध्रुवीय प्रदेशों में सबसे निम्न तापमान पाया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें तिर्यक रूप में चमकती हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी भी स्थलीय विशेषताएं होती हैं, जिन विशेषताओं के कारण महासागरीय जल का तापमान प्रभावित होता है। उसका कारक है नंबर 1, अक्षांश। अगर हम विश्व के मानचित्र को देखें तो हम पाएंगे कि सूरज की किरणें भूमध्यरेखा पर लंबवत चमकने के बाद जैसे जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन होती हैं, क्रमशः उसी तरह से मौसम बदलते हैं, और मौसम बदलने के साथ साथ और भी सारी मौसम संबंधी परिघटनाएं होती हैं। हम भूमध्यरेखा से जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे महासागरीय जल का तापमान धीरे धीरे कम होता रहता है और ध्रुवीय प्रदेशों पर जाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट पर चला जाता है या बर्फ में बदल जाता है। हम भूमध्यरेखा से जब ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस बढ़ने की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि भूमध्यरेखीय प्रदेश में महासागरीय जल का तापमान अयनवर्ती प्रदेशों से, जो गर्म और मकर रेखा के प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की अपेक्षा कम पाया जाता है। इसका कारण है कि भूमध्यरेखीय प्रदेशों में जितनी मात्रा में सूरज की किरणें पड़ती हैं, जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन के बाद यह